Good morning to all of you in this account business study class. तो business study class में हम जो है वो we were discussing chapter number second, that is form of business organizations. We were making discussion, and in this series we have discussed partnership, and we have discussed the meaning of partnership, features of partnership, type of partners, minor partner और फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये हमने डिस्कस किया था। पार्टनरशिप डीड हमने डिस्कस किया था। आज हम करते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में बात करें। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप है, उसका मतलब क्या है वो बस देख लें। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में बात करें तो आपका जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ओनली वॉलंटरी। इफ यू वांट टू गेट इट रजिस्टर्ड देन यू कैन, इफ इट डजंट वांट देन देयर इज नो नीड ऑफ टू गेट द रजिस्टर्ड। क्योंकि आप अगर फर्म को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, सरकार के पास में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो करवा लो, कोई ज़रूरी भी नहीं है ना करवाओ तो ना भी करवाओ। पर कुछ फ़ायदे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे हैं। तो आपके कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो कौन से नुकसान होंगे। तो पहला, एक पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, कि कोई भी पार्टनर फर्म के अगेंस्ट में कोई केस रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता। वो ये नहीं कह सकता ये फर्म जो है इसका मैं पार्टनर था और इसके अंदर जो इस प्रकार की कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वो उसके अगेंस्ट में केस डाल ही नहीं सकता, क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो फर्म इज़ नॉट एग्जिस्टिंग इन द एक्चुअली इन द बिजनेस, तो उसको जो कानून मानता ही नहीं है। सेकंड, ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। कहता है कि अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ भी कोई FIR नहीं करवा सकता, कोई FIR नहीं, सॉरी, वो कोई जो है फाइल शूट नहीं कर सकता, कोई कोर्ट में केस नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं मानी जाती। कि जब तक रजिस्टर्ड नहीं है तब तक वो एक प्रकार से वॉलंटरी है। तो उनके क्या एग्रीमेंट है इसके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन के बगैर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं डाल सकता। थर्ड, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल शूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर फॉर द रिकवरी ऑफ क्लेम। अगर पार्टनरशिप का पैसा कोई थर्ड पार्टी खा जाए तो उस हालत में आप उसके ऊपर क्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि कागज़ों के अंदर जो है वो फर्म एग्जिस्ट करती नहीं है। और अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी ऑफ द अदर पार्टनर्स, ठीक है। और अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो किसी भी प्रकार के पार्टनर्स के खिलाफ कोई केस नहीं डाल सकती। यानी कुल मिला के ये हुआ कि कोर्ट केस के अंदर जो है आपकी इसमें मदद मिलती है। अगर कोर्ट केस का कोई मैटर नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर कोर्ट केस का कोई मैटर तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करवाएं। तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो काफ़ी ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं होती हैं। तो कहता है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड किसी भी टाइम करवाई जा सकती है। जब आपने पार्टनरशिप फर्म बनवाई तब करवा सकते हैं, और जब आपको लगता है कि अब हमें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है तब आप बाद में करवा सकते हैं। तो इसमें आप जो है सिंपल सा फॉर्म होता है, वो रजिस्ट्रार के पास में जो उसका भरोगे और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवाओगे, और आपकी जो है ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं ये आप उसमें भरोगे फॉर्म में, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पहला, नेम ऑफ द फर्म का नाम जो है आप उसमें भरेंगे कि उसका नाम क्या है। द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि आपका जो है हेड ऑफिस कहाँ पर होगा, यानी आपका जो प्रिंसिपल मुख्य, आपका मुख्य स्थान जो है फर्म का काम करना है कहाँ पर होगा। हो सकता है कि आपके फर्म जो है 20 जगह दुकान में करे, तो कौन सी जगह पे आपका होगा। और नेक्स्ट करें कि नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर फर्म कैरिंग ऑन द बिजनेस। अगर कोई ब्रांच ऑफिस भी खोलते हैं तो ब्रांच ऑफिस का भी एड्रेस उसमें दिया जाना चाहिए। और डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप इन फर्म, और कौन सी डेट को जब पार्टनर्स को फर्म में एडमिट किया गया है वो भी इसके अंदर लिखा जाना चाहिए। नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, सभी पार्टनर के नेम और परमानेंट एड्रेस जिस पे कांटेक्ट किया जा सकता हो।
और ड्यूरेशन ऑफ फर्म, आपके फर्म की जो ड्यूरेशन कितनी होगी ये भी इस फॉर्म के अंदर भर करके दिया जाएगा। अगर आपका जो है एट विल है तो वो भर देंगे, एट पर्टिकुलर टाइम है तो वो भर देंगे, अगर आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए किया गया तो वो उसमें कर देंगे। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्म जो भरेंगे और उसके रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे। रजिस्ट्रार विल मेक द स्क्रूटनी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड विल सी all these are correct or not. If all these are found correct, then the firm will be get registered, उसको जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पार्टनरशिप के बारे में बात थी, तो ये मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन आता है वो आपके जो इसमें कुछ डिफरेंस हैं, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोलो पार्टनरशिप। तो आपका डिफरेंस क्या है तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा। तो पहला गवर्नड बाय, आपका पार्टनरशिप बुक निकाल लीजिए, बुक में देखिए आप। ठीक है, मेरे बुक में पेज नंबर 69 है नई बुक में। तो आपका गवर्नड बाय, तब आपका जब पार्टनरशिप है ये इसका संचालन होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सोल पार्टनरशिप है उसमें आपका सेपरेट कोई एक्ट नहीं होता है, वो केवल अपने आप ही चलता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, आपके पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, पर 2014 के एक्ट के अनुसार 50 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और सोल पार्टनरशिप में ओनली 1 मेंबर, दैट इज ऑनर। आपका सोल पार्टनरशिप जैसा नाम ही है तो केवल एक ही ऑनर होगा और वही उसका मेंबर होगा। रिस्क, अच्छा, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किस प्रकार से बेस क्या होगा तो आपका जो एग्रीमेंट है कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, इसमें एग्रीमेंट होगा जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, उसी के आधार पे आपकी जो है पार्टनरशिप फॉर्म बनती है। और ओनली प्रोप्राइटर बियर्स, सॉरी, नो एग्रीमेंट, आपका सोल पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई फॉर्मेशन के लिए कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। ए पर्सन हैज़ आइडिया ही स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, रिस्क, पार्टनर जॉइंटली बियर द रिस्क, इसमें पार्टनर जो है वो जॉइंटली रिस्क को बियर करते हैं, जबकि ओनली प्रोप्राइटर बियर ऑल द रिस्क, जबकि इसके अंदर प्रोप्राइटर जो है वही केवल अकेला रिस्क बियर करता है। तो पहले में सभी पार्टनर मिलकर करेंगे, दूसरे में अकेला वो खुद ही करेगा। फाइनेंस, लार्जर फाइनेंस इज कंपेयर टू द सोल ट्रेडर बिकॉज ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लार्जर कैपिटल मिलती है सोल ट्रेडर की अपेक्षा इन कंपेरिजन टू, बिकॉज एवरी पार्टनर इज सपोज टू कंट्रीब्यूट सम कैपिटल। सभी को मानते हैं कि सभी कैपिटल देंगे, पर कुछ ऐसे पार्टनर जो कैपिटल भी नहीं देते हैं, वो केवल अपना नाम के लिए पार्टनर बन जाते हैं, जैसे पार्टनर बाय स्टॉपल था आपके पास में। ठीक है, और इसमें स्मॉल फाइनेंस होगा क्योंकि सिंगल पर्सन इज देयर, ही इज द लिमिटेड कैपिटल, तो नेचुरली स्मॉल होगा। डिसीजन मेकिंग, ये आपका पार्टनरशिप है, इसमें ऑल द पार्टनर्स मस्ट कंसल्टेड फॉर टेकिंग डिसीजन, सो डिसीजन कैन बी डिलेड। तो इसमें जो है आपका डिसीजन जो है सभी पार्टनर्स मिलकर करते हैं, इस कारण से डिसीजन तो देर से होता है, जबकि इसमें क्विक डिसीजन होता है क्योंकि किसी से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इसमें जो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिवाइड होता है, जबकि इसके अंदर सारा पैसा प्रोप्राइटर को ही मिलता है। तो ये तो आपका डिफरेंस हो गया था वो आपका सोल पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप में। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास में है ये डिफरेंस बिटवीन जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप। आपका जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में आपने पढ़ा था एनी टाइप ऑफ द फर्म which having the single person that is called as karta, and the karta is the whole soul of the business, he has unlimited liability and other persons have the limited liability। ये था, और ये पार्टनरशिप जैसा मिलता जुलता दिखाई देता है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहला गवर्नड बाय, आपका पार्टनरशिप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है, जबकि जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस जो है वो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, उसके अंतर्गत वो गवर्न होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें आपके पार्टनरशिप मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 100 होंगे, जबकि इसमें जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में कम से कम 2 होंगे और ज़्यादा की कोई सीमा नहीं हो सकती है कि मैनी पर्सनस में बी द मेंबर, बिकॉज द हेयर द कंडीशन इज फॉर द मेंबरशिप दैट इज ओनली बर्थ होते ही आपका मेंबर बन जाता है, वो कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं।
आपके दादे के पोते पड़पोते कितने बन सकते हैं, तो उनकी कोई सीमा नहीं है, जबकि पार्टनरशिप में आपके 100 है। मेल एंड फीमेल, ये कहता है कि ए फीमेल कैन बी एक्टिव मेंबर इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में फीमेल मेंबर भी बन सकती है, वो एक्टिव पार्टनर बन सकती है, जबकि इसमें जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में आपके फीमेल जो है वो एक्टिव मेंबर से नहीं हो सकती हैं, ठीक है, यानी वो साइलेंट मेंबर रहेंगे। कर्ता जो है दैट विल बी ओनली द एक्टिव पार्टनर। मैनेजमेंट, तो ये कहता है कि मैनेजमेंट में ऑल पार्टनर्स मैनेज एंड कंट्रोल द पार्टनरशिप, इसमें सारे के सारे पार्टनर जो मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं, जबकि जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के अंदर ओनली कर्ता मैनेज एंड कंट्रोल द जॉइंट इन द फैमिली बिजनेसेस, ठीक है। लायबिलिटी, आपकी जो लायबिलिटी है वो पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि उसमें कर्ता की जो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी और मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इसमें सभी पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है डिवाइड होता है, जबकि इसमें कहता है कि आपका इक्वल शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ऑल द मेंबर्स, इसमें जो इक्वल शेयर होगा सभी मेंबर्स को, फैमिली के मेंबर्स को, जबकि उसमें तो आपके जो एग्रीमेंट हुआ था उसी के हिसाब से होगा। माइनर कैन नॉट बी पार्टनर, आपका माइनर जो है कैन नॉट बी पार्टनर, बट जॉइंट टू द फैमिली बिजनेस ए माइनर कैन बी द मेंबर बिकॉज देयर इज ए मेंबरशिप बाय बर्थ, यहाँ पर मेंबरशिप जो है बाय बर्थ होती है, इसलिए माइनर बीच में पार्टनर माने जाएंगे। तो ये था सारी चीज़ें पार्टनरशिप के बारे में। इफ़ एनीथिंग यू वांट टू आस्क, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और इसमें से यूँ मान के चलो कि 15 से 20 मार्क्स का इसी चैप्टर में से आता है, क्योंकि इसकी इतना बड़ा चैप्टर है ये कि इसमें मैक्सिमम जो है आपकी बिजनेस स्टडी कंप्लीट हो जाती है इस चैप्टर में, तो इसलिए आप इसको बड़े अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। थर्ड जो आपका आता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी दूसरा नाम इसका वर्किंग टुगेदर विद अदर्स फॉर ए कॉमन पर्पस, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम बोल सकते हैं इसको, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किसको बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? आपने जो है कई जगह आपके गली मोहल्लों में आसपास में आपने सुना होगा कि कोऑपरेटिव स्टोर है, या कोऑपरेटिव हाउस फाइनेंसिंग है, या कोऑपरेटिव फार्मिंग ऑफिस है। तो यानी वो होता क्या एक्चुअली ये होता है कि आपके, अगर मान लो कि हम ये कहें कि आपके किसी गली के अंदर आपके जो हैं 50, 60 या 70 घर हैं, और उनमें ऐसा हुआ कि वो लोग जो है किसी दुकानदार से माल खरीदते हैं, वो आपको पता है कि महंगा देता है, माल अच्छा भी नहीं मिलता है। तो आप जो है एक मिलकर के कहते हैं ऐसा क्यों ना हम सारे मिलकर एक दुकान कर लें, और उसमें सारे के सारे जो है कुछ कुछ पैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये हिसाब से मेंबरशिप के हम जमा करवा देंगे, और उससे हमारे कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम होल शेयर मार्केट से इकट्ठा माल खरीदेंगे, बल्क क्वान्टिटी में, सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और हम फिर वो आए हुए रेट पे हम आपस में बांट लेंगे, वो माल बेच देंगे, और उससे पैसा इकट्ठा करके चलता रहेगा। तो यानी ये तरीका अच्छा है कि सभी लोग मिलकर के आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। अकेला आदमी दुकान नहीं चला सकता। अब यहाँ पर जो है आपके 50 आदमी, गली के मोहल्ले के 50 आदमी मिल गए, एक दुकान खोल दी, और उसमें जो टाइम फिक्स कर दिया कि शाम को 6 बजे से 9 बजे तक आपका स्टोर खुला रहेगा, दिन में बंद रहेगा, और एक आदमी उसमें से आपका जो दुकान पर बैठेगा, और रेट आपने फिक्स कर दिए कि अगर मान लो कि आपकी कोई चीज़ 100 रुपीज़ की आई है तो आप 110 मेंबर्स को देंगे, ताकि 10 रुपीज़ जो हैं उससे जो दुकान का किराया है या दूसरे खर्चे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर वो चीज़ आपको बाज़ार में 150 की मिलती है, आप 110 में मिलेगी, तो ये आपको जो सस्ती मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, और वो जो है आसानी से मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके स्टोर में है। तो इस प्रकार की जो है दुकानें की जा सकती हैं। तो इस प्रकार की दुकानों को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो अभी मैं बुक में से पढ़ देता हूँ। ए कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस एज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस enterprises. In this form, the main motive is not earning profit, but the main motive of a
कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू म्यूचुअल हेल्प। ये कहता है कि मेन मोटिव यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग नहीं है बल्कि म्यूचुअल हेल्प है, यानी आपके जो एक दूसरे की मदद हो जाती है कि जो चीज़ हमें 150 की मिल रही थी वो 110 की मिलती है, जैसे मैंने एग्जांपल कोट किया था। तो इस प्रकार से एक म्यूचुअल हेल्प आपस में हो जाती है। इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। इसका जो सिद्धांत है वो आपका ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, यानी हर एक आदमी सभी के लिए, सभी आदमी हर एक के लिए, यानी कि एक आदमी का कंट्रीब्यूशन सभी के लिए होता है, सभी आदमी का कंट्रीब्यूशन एक आदमी के लिए होता है। ये इस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज इन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, जो म्यूचुअल हेल्प के लिए जो है वो इकट्ठे होते हैं। मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपके 10 मेंबर कम से कम होने चाहिए, 2 आदमी 3 आदमी से नहीं होगा, कि मिनिमम 10 पर्सन होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। और द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। गवर्नमेंट भी जो है इस प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कई प्रकार की छूट देती हैं, उनको कई प्रकार के कंसेशन देती हैं, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव रजिस्टर में जो शेयर कैपिटल है वो मेंबर्स के द्वारा जो पैसा कंट्रीब्यूट किया गया है उसके द्वारा इसके शेयर उसके कैपिटल बनती है। और इसमें जो है आपके कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लोन रेज किया जा सकता है, बैंकों से लोन भी लिया जा सकता है। यानी कहना मतलब हुआ कि आपके 10 से ऊपर आदमी इकट्ठे होंगे और उन्होंने अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया, उसका फर्म का जो इलेक्शन होगा, कोई प्रेसिडेंट, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई ट्रेजरर, कोई आपका जो दूसरे पदाधिकारी बनेंगे, और इस प्रकार से वो फिर फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और सरकार भी उसको कई बार जो काफ़ी सारी छूट उसको देती है। तो फीचर इसकी कौन कौन सी होंगी? तो फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहला आपका है वॉलंटरी एसोसिएशन। फीचर्स हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोल दें। पहला है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी एसोसिएशन। voluntary association, here is the voluntary association of all the members who are who want to join the cooperative society. They are having a voluntary, it means there is no any type of the pressure, they can come voluntarily and they can join the organization। ठीक है, इसमें आपके जो है जिस प्रकार से फार्मर्स हैं तो वो एग्रीकल्चर सोसाइटी बनाते हैं, तो जितने फार्मर्स हैं वो लोग इसके अंदर जुड़ सकते हैं, उसमें जो है आपके फार्मर्स के अलावा कोई दूसरा नहीं जुड़ेगा। इसी और अगर कोई मेंबर जो है वो मेंबर बन गया उसके बाद में वो सोसाइटी को छोड़ना चाहता है तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, ही विल सिंपली गिव ए नोटिस एंड लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज कैपिटल मनी विल बी रिफंडेड बाय द सोसाइटी। ठीक है, तो वो उसके सोसाइटी जो है वो हम वापस उसके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। तो ये कोई भी लोग खोल सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, कलर और रीजन। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें जो है केवल एक जाति के लोग ही इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे या एक ही लोगों की, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इसमें जो है मेल फीमेल कोई भी इसमें जो है वो पार्टनर एक मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो पहला आपका वॉलंटरी एसोसिएशन है, मीन्स देयर इज नो एनी प्रेशर, देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन, एनी पर्सन कैन बी द मेंबर, बट द कंडीशन इज दैट पर्सन मस्ट बी अकॉर्डिंग ऑफ दैट नेचर, कि जिस प्रकार से आपके फार्मर्स हैं जिनकी ज़मीनें हैं तो केवल फार्मर सोसाइटी में या फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में केवल फार्मर्स ही जो हैं वो बन सकते हैं। आपके जो आर्टिशियन की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें केवल आर्टिशियन ही जो हैं वो आपके मेंबर बन सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बनेंगे, क्योंकि सेल्फ हेल्प है। सेल्फ हेल्प तो तभी होगी जब उनके अंदर वो लोग होंगे जो लोग उससे बिलोंग करते हैं। अगर कोई दूसरे एरिया का होगा, दूसरे काम से बिलोंग करता, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर सेकंड, लीगल स्टेटस।
लीगल स्टेटस, कानूनी वैधता। तो आपका जो लीगल स्टेटस है दैट इज आल्सो कंपल्सरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि आपका लीगल स्टेटस होगा तो वो सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स है। इट मीन्स मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटी वंस सोसाइटी स्टार्टेड and the members are nominated. Any member want to resign or leave the cooperative society, he can leave, but society will run in its original form. वो दूसरा मेंबर को इसका जो है पार्ट बन जाएगा, तो ये चलता रहता है। ठीक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन परचेज द एसेट और लायबिलिटी ऑन इट्स नेम एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनी इंसॉल्वेंसी, एनी डेथ और एनी इलनेस ऑफ द मेंबर्स, कोई इसका असर नहीं होगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कि देयर इज ए लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स द मेंबर्स लायबिलिटी इज अप टू देयर कंट्रीब्यूशन, मीन्स व्हाट द कैपिटल, व्हाट द शेयर ही हैज परचेज्ड, और हम कहें कि उसने कितना पैसा जो एज ए मेंबरशिप जो दिया है वही पैसा डूब सकता है, बाकी कोई पैसा नहीं डूबेगा। फोर्थ इज कंट्रोल। फोर्थ इज कंट्रोल। कंट्रोलिंग किसकी होगी? द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंट्रोल्ड बाय द नॉमिनेटेड पर्संस, जो आपके नॉमिनेटेड पर्सन हैं वही लोग जो हैं इसको कंट्रोल करेंगे। सर्विस मोटिव। फिफ्थ इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव आपका इसमें सर्विस मोटिव भी आपका होना चाहिए कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, केवल लोगों की सेवा करना है, अपने मेंबर्स की सेवा करना, इक्वल वोटिंग राइट, इक्वल वोटिंग राइट, एवरी पर्सन है इक्वल वोटिंग राइट, मीन्स सिंगल पर्सन सिंगल वोट, ये आपका है। सर मेंबरशिप एक आदमी के नाम से एक मिलेगी, कंपनीज में जितने शेयर की वोटिंग होती है फिर यहाँ पर एक आदमी की एक वोट माना जाता है। जब भी आपका इलेक्शन होगा ही कैन कास्ट ऑन सिंगल वोट, इट मीन्स द वोटिंग राइट फॉर 1% होगा, चाहे उसमें मेंबरशिप कितनी भी रखी हो, पर मेंबरशिप एक रुपये ज़्यादा हो नहीं सकती है। कंपनी में शेयर होगी आपकी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर अगर 1000 शेयर होते हैं तो 1000 का वोट होंगे, यहाँ पर एक वोट होता है। ठीक है, तो आपके फीचर्स में वॉलंटरी एसोसिएशन, लीगल स्टेटस यानी आपका कानूनी रूप से हो सकती है, और लिमिटेड लायबिलिटी है वो लिमिटेड है मेंबर्स की, जिस पर प्रेजेंट कर रहा है। कंट्रोल यहाँ पर है इलेक्टेड मेंबर्स इसका करती है, उनका सर्विस मोटिव है कि दे हैव द मोटिव ऑफ सर्विस मोटिव ऑफ एंड इक्वल वोटिंग राइट, इक्वल वोटिंग राइट इक्वल। आज इतना ही करते हैं। एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस? कोई ऐसा पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं आप बोलिए, आप बहुत काफ़ी कम पूछते हैं।